बिहार चुनाव एक नेता ने देखा है, वो है नरेंद्र मोदी। इसीलिए वो घोषणा अभी किया है पहलगाम के बीच में। जब हरियाणा में आपकी वोटर परसेंटेज 1.5% है, वो है आपको बोलना था कांग्रेस पार्टी को आप लड़िए। मुसलमान देश में मैंने मेरे भरतनाट्यम सीखा है। भरतनाट्यम को इतने सीखा आपने? वहाँ से हमको इवैक्यूएट किया था उस समय हिंदुस्तान की सरकार, और 56 इनकी छाती में मार के नहीं कहा गया था कि हमने ये किया आप लोगों के लिए। यूं तो आपके ट्वीट काफ़ी वायरल होते हैं, लेकिन पहलगाम से पहले एक ट्वीट इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड बहुत वायरल हुआ था। उसके बारे में मुझे साफ तौर से कहना चाहती हूँ। नमस्कार, आदाब, आपका द चौक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फिटनेस एक्सपर्ट से। फिटनेस एक्सपर्ट? लेकिन वो तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अब्दुल्ला भाई। ना ही सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता शफीक भाई, वो एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट भी हैं। रियली? तो आइए आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद से। आपका द चौक में स्वागत है। जैसा कि नाम है द चौक, चौक हमारे यहाँ हर उस एरिया को बोलते हैं कि जहाँ लोग दोस्त आपस में बैठ के बहुत आराम से डिस्कशन करते हैं, अपनी बातें करते हैं। कोई फॉर्मल वो नहीं है, इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। हाँ, कोई फॉर्मल क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, बल्कि इस तरीके के आप समझिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठी हैं। इट्स योर स्कूल और कॉलेज या कहीं भी आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो प्लीज़ बी एट कम्फर्ट। हम शुरुआत करते हैं। बात राजनीति की ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर शमा कौन है, कहाँ से आपका ताल्लुक़, आपकी एक्सपर्टीज़, आपने क्या किया लाइफ में, अचीवमेंट्स, कुछ उससे शुरुआत करते हैं। क्या चाहिए आपको, क्या पूछना चाहते हो आप? कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए कि मतलब आपने कहाँ जैसे स्कूलिंग हुई, कैसा रहा, क्या एक्सपर्टीज, कुछ केरला का बैकग्राउंड। हाँ, कुछ लोग जानना चाहते हैं मोर देन राजनीति अबाउट यू। अच्छा, मेरा जन्म हुआ था केरल में, और जब मैं 2 साल थी मैं कुवैत गई, और मैं 17 साल तक कुवैत में थी। मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई थी। जब इराक कुवैत को इन्वेड किया था अगस्त 2, 1990 में, हम लोग उस समय हिंदुस्तान वापस आ गया। रेस्क्यू हुआ था गालिबन, मुझे यहाँ तक याद है। रेस्क्यू नहीं था, हम कुवैत से 2 महीने कुवैत में थे, और घर से बाहर नहीं जाते थे, हमारे अपार्टमेंट में थे। कभी कभी इनिशियल स्टेजेस में हम जाते थे ग्रॉसरी जो सामान लेने के लिए, बट फिर माँ बाप ने कहा कि आप मैं और मेरी बहन उस समय बड़ी थे, और उन्होंने कहा कि आप बाहर मत जाओ, वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स इराकी, तो हम घर पे होते थे। 2 महीने के बाद हमने बस लिया, वहाँ से इराक बगदाद गए हम। बगदाद में हम 5 दिन थे, और वहाँ हमने क्या किया कि मेरे जो मामा, वो अरबिक बहुत अच्छे तरह से बोल सकते थे, और उन्होंने हमारे लिए टिकट रेडी किया वहाँ से अमान जाने के लिए बाय फ्लाइट। आपके पास टिकट होता है नॉर्मली, आपका कंफर्म फ्लाइट था, वहाँ वैसा नहीं था, फर्स्ट कम फर्स्ट गो था। और लकीली हम जल्दी गए थे वहाँ, और हम अमान पहुँच गए। वहाँ से हमको इवैक्यूएट किया था उस समय हिंदुस्तान की सरकार, और बहुत कुछ किया। वहाँ से इवैक्यूएट करके फिर हमको मुंबई में ट्रेन में डाला, और वहाँ से केरल हम पहुँच गए। और उस समय मुझे एक चीज़ भी मैं बोलना चाहती हूँ। अभी कोई 56 इनकी छाती में मार के नहीं कहा गया था कि हमने ये किया आप लोगों के लिए, हमने हिंदुस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए ये किया था। उसको ऐसे इवैक्यूएट किया था जैसे हमने सुना यूक्रेन के बारे में, उस ज़माने की सरकार ने। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ मैं देखता हूँ, वो शायद ये भी रीज़न है कि एट यंग एज आपने जिस तरीके का एटमॉस्फेयर देखा या ये वॉर देखी, और उसको आपने फेस किया और आपने ट्रैवल किया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग में वो स्ट्रेंथ लेकर आता है शायद। ज़रूर। उसके कुवैत में हमारी ज़िंदगी बहुत प्रोटेक्टेड था। यहाँ से वहाँ तक गाड़ी में पिकअप होता है, ड्रॉप होते हैं। कभी पब्लिक बस में मैं गई नहीं।
कभी कभी हमको मॉल जाना है तो हम चल के जाते थे। और वहाँ पर वहाँ शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस तरीके का है भी नहीं मेरे ख्याल से। है, बट लेकिन टैक्सीज भी होते हैं, सब कुछ होता है, बसेस भी है, लेकिन हम लोग सब इतने मॉडर्न ज़िंदगी जीते थे वहाँ। और अभी यहाँ आके अचानक अच्छा, परसेप्शन तो कुछ और बोलते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट का लोगों को। नहीं, मैं तो वहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकती हूँ। एक मुसलमान देश में मैंने मेरे भरतनाट्यम सीखा है। भरतनाट्यम केरल उसमें कुवैत में सीखा आपने? कुवैत में। और शफीक भाई, मतलब आप देखिए कि भरतनाट्यम कुवैत में सीखा आपने। 7 तो साल हमारा से कल्चर हर जगह है। 7 साल से 13 साल तक मैंने सीखा है। और कभी भी कोई कुवैती वहाँ से नहीं आके बोला है कि आप लोग डांस कर रहे हो तो ये बंद करो। अच्छा, वो एक इस्लामिक नेशन है, कभी नहीं कहा। मेरे माँ बाप भी, मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ती है, रोज़ा रखती है, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ। वहाँ तो रोज़ा आपको पता है महत्वपूर्ण है वहाँ। और सब कुछ करके भी हमें मम्मी पापा ने डांस के लिए भेज दिया था उस समय, मैं और मेरी बहन। मतलब नमाज भी, रोज़ा भी और डांस भी सब कुछ हमको और 7 कभी साल बांध के सीखा। रखा नहीं था। हाँ, सब इस। और हम हर हफ्ते, मुझे याद है, स्कूल में हमको इस्लामिक क्लासेस होते थे, और उसके बाद हर हफ्ते फ्राइडे को जब हमारी छुट्टी होती है वहाँ, मैं और एक और कुरान क्लास के लिए जाती थी एक स्कूल में, और वो स्कूल मस्जिद के साथ ही है। और दोपहर के समय जुम्मा के नमाज पढ़ने के बाद ही मैं घर आती थी। मस्जिद में, हाँ, जुम्मा पढ़ती थी वहाँ। सब कुछ जो करना था एक मुसलमान को, मैं करती थी। अब ये आपका जो एक्सपीरियंस है, ये मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये शेयर हो लोगों के साथ। ज़रूर, क्योंकि कभी भी हमको सब कुछ सिखाया है, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना। और मेरे ख़्याल से जो अभी के जो मुसलमान नहीं सीख रहा है वो है नबी की ज़िंदगी। नबी की ज़िंदगी सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नबी की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं कि मुसलमान महिला आगे हैं। नबी की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं सब्र क्या होता है, क्योंकि वो बहुत सब्र करते थे। जब लोग पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर, वो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कुछ मत करो, सब्र करो। आप मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, इसकी इंस्पिरेशन आपको कुवैत में मिली या केरला में? नहीं, मेरे बाप और मेरे माँ और मेरे बाप। मेरे पापा बहुत पसंद करते थे पॉलिटिक्स, राजनीति। और छोटे से, जब मैं छोटी थी, वो इंदिरा गांधी, गॉल, सब लीडर्स के बारे में वो बात करते थे हमारे साथ। और हर दिन, हर वक्त, हर समय न्यूज़ ऑन होते थे हमारे घर पे, और वो हमारे साथ बातचीत करते थे, पापा। और अनुशासन और मेरा जो ताकत मुझे मेरी मम्मी से। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिला जो हमको सब कुछ सिखाया, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, और म्यूज़िक। मेरे पापा, जब मैं छोटी थी, बेगम अख्तर, उस समय से शुरुआत, बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, सैगल, मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, बिस्मिल्लाह खान, विलायत खान। तो उस समय जब मैं बेगम अख्तर सुनती थी, मैं पापा से पूछती थी आप कैसे सुनते हो यार, ये मर्द है बहुत, वो गाना भी गाते और स्पोर्ट्स भी, फुटबॉल, टेनिस, सब कुछ पापा बहुत इंटरेस्टेड है। कुवैत से वापस आप केरला आई तो आपकी क्या एज थी? उस समय बहुत कठिन समय था हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे अकाउंट्स, जो बैंक अकाउंट सब फ्रोज़न हुआ था बाय अमेरिका। अमेरिकन्स ने जो कुवैत के जो सभी लोग का बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किया था। जब हम वापस आए थे तो मम्मी पापा, हमारे जो एंसेस्टोरियल घर था माही में, वहाँ रहते थे। मैं मेरी मासी के साथ कैलिकट पे, और मेरे भाई और बहन मामा के साथ कन्नूर पे। तो हम पूरा स्प्लिट हुआ था बिकॉज ऑफ एडुकेशन, जो स्कूल्स जो हमको मिला उस समय, क्योंकि वो अक्टूबर महीने था और एग्ज़ाम्स अप्रैल में, बीच में हम लोग आए थे। तो मुझे याद है अक्टूबर में मैंने आया, मुझे भी पता नहीं मैंने कैसे किया। अक्टूबर में आके उन्होंने बोला आपका कोई भी लैब रिपोर्ट्स हम नहीं लेंगे। तो मेरे ब्रेक के समय मैं 11th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का लैब्स करते थे। और जब एग्ज़ाम्स आया था, सब लोगों के लिए 6 एग्ज़ाम थे, मेरे लिए 12, क्योंकि मुझे 11th और 12th का दोनों को करना था। मेरे ख्याल से आपकी बात सुन के ये कहा जा सकता है कि जो सबसे चीज़ अच्छी निखर के आती है वो डिफ़िकल्टी में आती है। संघर्ष मैंने किया, तो संघर्ष में, डिफ़िकल्टी में एक अच्छी चीज़ निखर के आती है।
और ये लोगों के लिए शायद एक ज्ञान भी है। और खुशी की बात है, मुझे एक और बात बोलनी है कि मुझे डिस्टिंक्शन भी मिला उस समय। उसके अरे बाद तो मैं Excellent. बहुत खुश थी, क्योंकि अच्छा। इसमें हमको एक चीज़, मुझे मेरी ज़िंदगी में और बाकी लोग से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करो और परसिवियर करो, हो जाएगा। इसके मेहनत बाद महत्वपूर्ण। वो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी? फिर उसके बाद मैंने एक साल एक पीयू कॉलेज ज्वाइन किया था और बायोलॉजी किया कन्नूर में। उसके बाद मैं डेंटिस्ट्री ज्वाइन किया मैंगलोर में, डेंटिस्ट बन गई। फिर आपको पता है कि नॉर्मल, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने काम किया, फिर उसके बाद शादी। थोड़ा मूव करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी जी की एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कास्ट सेंसस को लेकर, और उस पर काफ़ी उन्होंने पार्लियामेंट में भी और अलग अलग जगह बोला भी, सरकार को भी लिखा बोला। अब जब सरकार ने वो अनाउंस कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको अभी समझ आ गया कि मोदी जी ने राहुल जी का जो मांग है वो सुनकर उसने उसका घोषणा किया है। राहुल जी का मांग था, राहुल जी बहुत 2 साल से यही कह रहा था कि हमको कास्ट सिस्टम का काउंट लेना है। ये जो प्रधानमंत्री ने पहले कहा गया था कि एक है तो सेफ है, और अब और दूसरा यूपी का जो मुख्यमंत्री कहा बटेंगे तो कटेंगे। जो कास्ट सेंसस के लिए पूछ रहा है वो नक्सल्स है ना। क्या क्या कहा गया था प्रधानमंत्री, अभी वो 360 डिग्री टर्न हो गया है। अब आप ये बताएं कि बिहार में कास्ट सेंसस का फ़ायदा किस पार्टी को होगा या किस गठबंधन को होगा? नहीं, ज़रूर हमको पता है, हमारे लिए ज़रूर होंगे, क्योंकि हमने ये लेकर आए हैं। उन सबको पता है कि जाति जनगण का जो उसके लिए लड़े राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी हर भाषण में पिछले साल और उससे पहले और इस साल भी जाति जनगण, क्योंकि बिहार में एक सर्वे किया था, उसमें जो 6,000 सैलरी मिलता है 70% उसमें ओबीसी, SC, ST है। 6,000 तो उनका, हाँ, अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप बता रहे हैं? हाँ, तो अच्छा। उनका अभी सवाल क्या है कि क्यों SC, ST और OBC इतने, वो जो हमारे पिछड़े वर्ग इतने पीछे है इस देश में। तो जब उनका नंबर पता नहीं कितने हैं, उसमें कितने SC ST है, बाकी सब कितने OBC हैं, जब हमको पता नहीं होता तो फिर कैसे हम उसको मदद कर सकते हैं? तो आपको और कांग्रेस को ये लगता है कि इसका फ़ायदा आप लोगों को बिहार चुनाव में होगा? हम एक बिहार चुनाव को देखकर नहीं किया है। याद रखिए, राहुल जी इस देश की जो जनता है, हम OBC है, SC है, ST है, जो भी है, उनके लिए किया है। बिहार चुनाव एक नेता ने देखा है, वो है नरेंद्र मोदी। इसीलिए वो घोषणा अभी किया है, पहलगाम के बीच में जो आतंकवाद हमला होने के बाद, उसके बीच में वो वापस आ गया सऊदी से। जब भी आतंकवाद हमला होता है एक देश में, और गंभीर आतंकवाद हमला, वापस आने के बाद पहले वो जाता है वहाँ जहाँ वो हमला हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गया, फिर वो देश को संबोधित करते हैं टीवी पे, वो भी नहीं किया। और ऑल पार्टी में वो नहीं था मीटिंग में, वो कहाँ गया? बिहार के रैली। फिर गया, मुझे लगा केरल में, फिर मुझे कुछ वेव्स था मुंबई में, फिर आंध्रा में था। पूरे देश घूम रहा है प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक कश्मीर या पहलगाम नहीं गया। अब पूरे देश नहीं घूम रहे तो मैं समझ सकती हूँ, अब पूरे देश घूम रहे हैं। वेव्स क्या था? कुछ एक्टर्स वैक्टर्स थे वहाँ, कुछ समिट था मुंबई में, तो क्यों नहीं गया प्रधानमंत्री? लेकिन देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम मुद्दे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप वहाँ जाके जो पीड़ित परिवार है उनसे बात करो। बिहार का जो चुनाव है वो आप अलायंस में लड़ रहे हैं? ज़रूर आरजेडी के साथ है, और अभी जो भी वहाँ की जो प्रभारी है, वहाँ का जो अध्यक्ष है और पार्टी के जो हाई कमांड है, वो बैठ के बात करेंगे कैसे करना है। लेकिन आरजेडी के साथ ही हम हर चुनाव लड़ते हैं बिहार में।
अच्छा, जहाँ तक अलायंस की बात हुई, इंडिया अलायंस को लेकर देश की जनता या हमारा वोटर बहुत कंफ्यूज्ड है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? अभी हमारे पिछले पॉडकास्ट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी थे, सांसद उनका ये कहना था कि हरियाणा में पहले उनको 6 छः सीटों की बात थी, फिर 4 करी गई, उसके बाद 2 पे आ फिर गए, 2 पे आ गए, फिर फोन बंद कर दिया। जब हरियाणा में आपकी वोटर परसेंटेज 1.5% है, वो है आपको बोलना था कांग्रेस पार्टी को आप लड़िए, हम इसमें नहीं होंगे, लेकिन वहाँ भी आपको आना है। वहाँ देखो, अभी बाई इलेक्शन यूपी में 9 सीट समाजवादी, हमने बोला आप लड़े, क्योंकि हमारा जो दिल है, मेरा नेता जो राहुल गांधी का दिल है वो बहुत बड़ा है, उसको बोला हम लेंगे, आप लड़े वहाँ से। तो एक मिनट, वो क्यों नहीं कहा कि आप लड़े यहाँ से, हम नहीं आएंगे, उनको सभी जगह आना है। उनका वोटर परसेंटेज क्या है? 1.5% हरियाणा में। तो क्या है ये? अमूमन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं एक समन्वय, शफीक भाई हमारी भी कल भी बात हो रही थी संजय सिंह जी के इंटरव्यू के बाद, कि कहीं ना कहीं लोगों का एक ये इम्प्रेशन होता है कि एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं शायद कमी है इंडिया अलायंस। और कांग्रेस अगर बड़े भाई की भूमिका में है तो उसको कुर्बानी भी ज़्यादा देनी होगी। नहीं, बहुत कुर्बानी किया है हम हर बार, हम क्यों कुर्बानी करूं? बाकी भी कर सकते हैं, ये राजनीति है, हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं यहाँ, समझने की कोशिश करो। आपके लीडर राहुल जी की एक इमेज मीडिया द्वारा बनाई जाती है, वो एक डिफरेंट इमेज है। आपकी नज़र में उनकी क्या इमेज है, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से काम किया। राहुल जी एक नेता है जो डरते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते हैं। और आप देख रहे हो जो हो रहा है कि संविधान के ख़िलाफ़ बुलडोज़र चला रहे हैं। अभी भी मैंने सुना कल उत्तराखंड, वहाँ भी बुलडोज़र चलाया। नहीं, जनता का अमूमन ये कहना है कि ये बात तो सही है कि आप लोग बयान देते हैं जब बुलडोज़र एक्शन होता है, आप लोग ट्वीट भी करते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ के ग्राउंड पर जाकर कांग्रेस उसमें शायद अभी स्टैंड उस तरीके से नहीं ले रही है। ये एक इम्प्रेशन है। वो इम्प्रेशन गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, इसका मतलब हमने कुछ किया होगा ना, कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया है। ऐसा कैसे आ गया है? हम बहुत सारे, आपको पता नहीं, हम PIL फाइल करते हैं। हम जब भी ऐसे केसेस होते हैं, कांग्रेस पार्टी का लॉयर्स है, वो जाता है वहाँ और इनके खिलाफ हम नोटिस फाइल करते हैं। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। ये नहीं कि वो हमको एडवर्टाइज करना आता नहीं। कई लोग, कई जो है इस देश में नेता लोग करते कम लेकिन ज़्यादा एडवर्टाइजिंग। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की बात करती है, कास्ट सेंसस की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है। छोटा सा सवाल, कितनी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ताएं आपके अलावा कांग्रेस पार्टी में? रागिनी है और सुप्रिया है, और है जो लिस्ट बहुत बड़ा है, बट मैं जो जानती हूँ सुप्रिया, अलका शायद है। तो बहुत सारे आपने महिला देख रहे होंगे ना, वहाँ टीवी पे आ जाते हैं। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जा रहा है, आप ये कह रही हैं? ज़रूर। अच्छा, और यही चीज़ स्टेट्स में भी? हाँ, स्टेट्स में भी है, सब कुछ करते हैं पार्टी। इसी आपको याद रखना चाहिए कि जो महिला आरक्षण का जो विधेयक हम लेके आए थे 2010 में, लोकसभा में पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास नंबर्स नहीं थे। तो समस्या क्या है कि हम उस समय तैयार था करने के लिए। यहाँ तो बोल बच्चन बोला है, विधेयक पारित किया है, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। बोलता है कि सेंसस करना है, डिलिमिटेशन करना है। आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं भी बहुत ढेरों हैं। तो आपने कुछ समस्याओं को आइडेंटिफाई किया या उनका हल तलाशने की कोशिश की? मुस्लिम महिलाओं को मैं एक ट्रस्ट चलाती हूँ, जोया चैरिटेबल ट्रस्ट, एक NGO है केरल में। हम लोग मुस्लिम महिला नहीं, सब महिलाओं के लिए करते हैं। कितने समय से ये ट्रस्ट चला रही हैं? 2018। तो हम 3 वर्टिकल्स हैं, एक तो विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा सेहत, तीसरा एडुकेशन। जो एडुकेशन का लाइन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं हम कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट स्कूल्स। हम
जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं, उसको हम मदद करते हैं। और दूसरी में जो कोविड के समय बहुत सारे बच्चे को मोबाइल फ़ोन्स चाहिए था, हमने 500 के ऊपर स्मार्टफोन्स दिया था उस समय। बहुत महत्वपूर्ण था। याद है कि सब लोग घर पे ऑनलाइन क्लासेस था और बहुत लोगों के पास कैसे करेंगे, उनके पास आईपैड नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो ईजीएस्ट वो फ़ोन। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम केरल से कंपेयर करें तो शायद नॉर्थ में जो मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं हैं, और उनकी समस्या बेसिकली दक्षिण केरल में सब मुस्लिम महिलाओं शिक्षित है, यहाँ नहीं है। तो उसके लिए कुछ सोचा है अभी? क्या कुछ करना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। मेरे लिए जब तक आपके पास एडुकेशन नहीं होगा तो समस्या है। सब लोगों को, महिलाओं या पुरुषों को भी शिक्षित होना चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड का कुछ बोलना चाहूंगा कि एक मैसेज जो आप इसके जरिए इधर नॉर्थ के पार्ट की मुस्लिम महिलाओं को कुछ अगर मैसेज नहीं, मैं बस उनके पुरुषों के एक मैसेज संदेश देना चाहती हूँ कि आपके मुसलमान महिलाओं को पकड़ के मत रखो घर के अंदर, और जिसको पढ़ना है उसको कॉलेज भेज दो, स्कूल कॉलेजेस, उनको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, पुलिस बनना है। आज देखो सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये एजुकेशन है, इनसिक्योरिटी है, या एम्प्लॉयमेंट? सी, तीनों महत्वपूर्ण है। एडुकेशन है फर्स्ट, और जो इनसिक्योरिटी आ जाता है कि आप क्या उनको बोल के रखा गया है, उनसे इनसिक्योरिटी आता है ना। आपको बताना है कि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान के संस्कृति में मुसलमान उस संस्कृति में मर्ज होना है थोड़ा बहुत। हमको नहीं दिखाने कि हम अलग हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान उस संस्कृति में मर्ज होना चाहिए। नहीं, जैसे बात हुई इनसिक्योरिटी, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने पूछा मुझे। नहीं, वो तो पढ़े लिखों में भी होती है। वही इवन आप देखिए पार्लियामेंट में कितना टाइम लगा, मान लीजिए आरक्षण बिल लाने में, महिला आरक्षण बिल लाने के लिए कितना समय लगा। तो वो तो एजुकेटेड में भी एक इनसिक्योरिटी है। नहीं, वो तो एजुकेटेड नहीं, उसको आई डोंट कॉल इट एजुकेटेड, आई कॉल इट पेट्रियार्की। वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम है जो महिलाओं को आगे देखना डरते हैं, वही है और कुछ नहीं है। इट्स अ पेट्रियार्की, वो पूरे हिंदुस्तान में है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है पेट्रियार्की, आपको लगता है? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, आप मेरे ऊपर शब्द मत डालो मेरे मुंह के अंदर। मैंने बोला एक वन ऑफ द रीजंस इज पेट्रियार्की, नॉट सबसे बड़ा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। हाँ, तो उसको जैसे अभी स्वीडन देखो, नॉर्वे देखो, अभी नॉर्वे का एम्बेसडर एज वेल एज डिप्यूटी एम्बेसडर वुमेन, यूके का एम्बेसडर एज वेल एज डिप्यूटी वुमेन। तो हमको भी आगे जाना है इसमें, हमको भी दिखाना है कि महिलाओं के पास शक्ति है, इसके पास दिमाग है, वो कर सकती है। लेकिन जो तो महिलाएं और हमको भी याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का पहले प्रधानमंत्री जो महिला है कांग्रेस पार्टी से है, और फर्स्ट स्पीकर मीरा कुमार पार्लियामेंट की कांग्रेस पार्टी, फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी, मिसेस गांधी, सोनिया गांधी हर समय महिलाओं के साथ खड़े रहे, मैं बोल सकती हूँ। और देखो मैं कोई डिनेस्टी से नहीं आया है, परिवारवाद से नहीं आया, फिर भी मुझे बनाया है राष्ट्र प्रवक्ता। आपके रास्ते में क्या रुकावटें आई एज ए वुमेन आगे बढ़ने में? सी, मेरा जो स्टेट है केरल, वो थोड़ा पेट्रियार्कल है पॉलिटिक्स में, तो उसमें है समस्या। तो बस एक लास्ट में वी आर गोइंग टू डू अ रैपिड फायर राउंड। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ, मतलब उनके वन सेंटेंस के या वन वर्ड के भी आंसर, जैसे आप बेहतर समझें। शमा जी, पॉलिटिक्स में आप किसको अपना आइडियल मानती हैं? बहुत लोग हैं, बट ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी। भाजपा का कोई एक नेता वर्तमान में मौजूदा प्रेजेंट जिसको आप दूसरों से बेहतर समझती हैं कि वो पार्टी से अलग हटकर निजी तौर पे एक अच्छे नेता हैं, बेहतर इंसान है? मे बी जो डिसेंट है इसमें जो मैं देखती हूँ, राजनाथ सिंह जी। आप अगर होम मिनिस्टर होती हैं तो पहलगाम के बाद कैसा रिएक्शन होता है? मैं कुछ नहीं बोल रही उसके ऊपर। मैं
उसके बारे में भी नहीं सोचा कि देश के ऐसा कुछ पद में मैं आऊँ या ना आऊँ। मेरे कोई ऐसा सपना भी नहीं है। अच्छा, राहुल जी या प्रियंका जी? नहीं, वो बहुत, आप कैसे, दोनों मेरे नेता है, वो दोनों अच्छे हैं। राहुल जी का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रियंका जी अपना, दोनों बहुत अच्छे हैं। कोई एक स्पोर्ट्स जो आप खुद खेलती हैं? बहुत, एक तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत। फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, थ्रो बॉल, स्कीइंग। वो हमने सही कहा था कि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं। फिर मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद करती। सेकेंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी 100 और 200 मीटर्स में। किसी और को नहीं मिला कभी भी। कोई एक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, एक्टर या एक्ट्रेस? मेरा फेवरेट एक्टर मोहनलाल है। उससे ज़्यादा तो मैं देखती नहीं। मोहनलाल आप मुझे 3 बार या 4 बार या 10 बार पूछेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस देश में नहीं, इस दुनिया में ऐसा एक्टर नहीं आया है मोहनलाल की तरह। आप लोग तो मलयालम फिल्म्स नहीं देखते हैं, हमने नाम सुना है उनका, लेकिन मोहनलाल का जो 80s 90s का फिल्म्स है, अभी नहीं, उस समय का कोई किया भी नहीं वो सब। और वो कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए ब्रदर, भाई से बस कंडक्टर हो सकता है, फिर वो डॉन हो सकता है, वो ईजिली एक कैरेक्टर के अंदर जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्टर शमा मोहम्मद रोज़ करती हैं? जो नमाज और व्यायाम, एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, मैं रोज़ करती हूँ। मेरा नमाज तो होता है, और ये तो फिर रीडिंग जो मैं हर दिन करती हूँ। मेरा एक होता है कि ये सुबह उठ के मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। फिर ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, वो तो मेरा जान है। यूं तो आपके ट्वीट काफी वायरल होते हैं, लेकिन पहलगाम से पहले एक ट्वीट इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड बहुत वायरल हुआ था। उसके बारे में मुझे साफ तौर से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मेरा व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और मैं किसी को दर्द पहुंचा गया है, मैं खेद बिताती हूँ। और सच में मैं उनके सेहत के बारे में सोच के वो ट्वीट किया था, और कुछ नहीं था। मुझे बीजेपी वालों से एक ही सवाल पूछना चाहिए। जब उन्होंने मुझे जिहादी, मेरे बच्चे के ऊपर हमला, मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला, इस समय मुझे एक सवाल उनसे पूछना है कि एक अभिनेत्री 2021 में रोहित शर्मा को आतंकवादी और धोबी का कुत्ता कहा गया था, क्योंकि रोहित शर्मा ने वो किसान आंदोलन को समर्थन किया गया था। उस अभिनेत्री को बीजेपी एक तोहफा दिया और सांसद बनाया। मतलब ये जो उन्होंने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है? हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कोट ट्वीट किया है, उसने ट्वीट किया था, और उस अभिनेत्री का नाम है कंगना रनौत। उसको क्यों नहीं नाम बुलाता है ये बीजेपी के लोग? मैंने उनके सेहत के बारे में कहा, ही इज़ फैट। उन्होंने उसको आतंकवादी बुलाया है, धोबी का कुत्ता बुलाया है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, और कुछ नहीं। क्योंकि बीजेपी के लोग जो भी कर सकते हो, बीजेपी के जो भी नेता है वो कुछ भी बोल सकते हो, कुछ समस्या नहीं। लेकिन विपक्ष के जो लोग बोलते हैं, और वो मुसलमान है तो उसको जिहादी, पाकिस्तानी, जो भी आप बोल सकते हो, तो ये क्यों? उसका जवाब चाहिए मुझे। बेहद शुक्रिया। इन द एंड इस चर्चा को समाप्त की ओर ले जा रहे हैं हम। आप द चौक के श्रोताओं के लिए, व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, मुझे आप लोगों को बस आई कंग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक कि आगे लेके जाओ ऐसे सवाल पूछ के। और अगेन, वंस अगेन धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चौक में आ सकती थी, और भी हमें बुलाइए इसके बाद भी। थैंक यू। ज़रूर, थैंक यू।